Now the next topic is types of bond cleavage. Now what happens during a chemical reaction? Generally there is breaking and formation of new bonds. Old bond breaks and some new bonds are formed, and as a result a chemical reaction takes place. Now depending upon the nature of the organic compound, nature of the attacking reagent and the reaction conditions, a bond between two atoms of a molecule may be cleaved or broken in different ways. अब वो different ways कौन से है? That is homolytic cleavage और heterolytic cleavage. इसको होमोलिटिक फ्यूजन और होमोलाइसिस भी कहते हैं और इसको हम हेटेरोलाइसिस कह रहे होंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी लर्न व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलाइसिस. दिस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच एटम सेपरेट्स विद वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर. अब हमें पता है कि बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों एटम के बीच के जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहती है. सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक एटम से आ रहा है, दूसरा बी एटम से आ रहा है, और ऐसा यहाँ पे एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड देर आर चांसेस दैट ईच ऑफ द एटम कैन गेट और अट्रैक्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन अमंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, ए अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है, बी अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकता है. नेट इफेक्ट इज की वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, क्योंकि ए के पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे जो स्पीशीज जनरेट हो रही है उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स. तो जनरली क्या है कि जब होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलाइसिस होती है तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल पार्टिकल्स विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल, जैसा मैंने आपको कहा. ऑन द अदर हैंड इफ़ द क्लीवेज इज हेटेरोलिटिक टाइप, जिसको हम हेटेरोलाइसिस कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगी और दूसरी एटम पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है. जैसे यहाँ पे सपोज ए बी बॉन्ड था, तो अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन्होंने लिखा इफ़ ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो ए क्या करेगा, शेड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा और बी के ऊपर कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी. तो ए के ऊपर आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि एनाइन क्रिएट होता है, और बी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटायन जनरेट होता है यहाँ पे. ऑन द अदर हैंड अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो बी नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा होगा और ए पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा होगा. तो ये कंसिक्वेंसेस रहती है, ये कंडीशन डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कैसा है और अटैकिंग रिएजेंट जो है उसका नेचर कैसा है. तो उस हिसाब से होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक टाइप की क्लीवेज हो सकती है. दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे एनाइन और कैटायन जनरेट हो रहे हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ carbocations. Now you know that carbocations are the species in which the positive charge is borne by carbon, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है. आपको पता है कि कार्बन जनरली 4 बॉन्ड्स बनाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, बट जब वहाँ पे 4 की बजाय सिर्फ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रहेंगे तो वहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी रहेगी और दैट स्टेज रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे ये पॉसिबिलिटी कब क्रिएट होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है कार्बन के साथ, तो होता क्या है कि जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने साथ ले जाता है विद नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है यानी कि कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ यहाँ पे. सो दिस स्पीशीज हियर इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन. दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव. अब जहाँ से भी इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो फटाफट बॉन्ड बना लेते हैं. तो दैट इज़ वाई दीज स्पीशीज आर हाईली रिएक्टिव और बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं. द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम. अब कार्बन के ऊपर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा है, तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फटाफट से ये बॉन्ड बना लेता है. दैट इज़ वाई दे आर वेरी मच रिएक्टिव. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो कार्बोकेटाइन की कार्बन होती है जिसमें जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2. और आपको पता है कि जब sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर. तो कार्बन के जो 3 बॉन्ड है वो उस ट्राइगोनल के प्लानर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ट्राइगोनल प्लानर जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, जो इसका 4th ऑर्बिटल है दैट रिमेन्स एम्प्टी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है. सो दिस रिप्रेजेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital. So this is as such the structure of carbocation. You must know what is the state of hybridization of in case of carbocation. Next is the classification. मैंने आपको पहले क्लियर किया कि मिथाइल कार्बोकेटाइन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है मिथाइल ग्रुप से तो ये इथाइल कार्बोकेटाइन बना.
एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एक और मिथाइल ग्रुप से, तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन हो गया। इसको हम सेकेंडरी कहते हैं क्योंकि जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ बियर कर रहा है उसके एडजेसेंट पोजीशन में 2 और कार्बन लगे हुए हैं, 2 और कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो। और सिमिलरली टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोजन मिथाइल के थे वो सारे के सारे एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गए। तो हियर इट इज़ कॉल्ड टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इनकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करनी। जनरली इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये जो ऑर्डर है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि आपको पता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे, तो जितने भी ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स होंगे वो इसको स्टेबलाइज करेंगे और एज सच वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो दैट इज़ वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, देन यू मस्ट नो, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे कैसे एक्सप्लेन होगा। अब ये क्या है, ये इसका एक MTP ऑर्बिटल है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता था वो जनरली ओवरलैप करता था MTP ऑर्बिटल के साथ। तो उस वजह से क्या हो रहा था, सिस्टम में थोड़ी स्टेबिलिटी बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, टर्शरी के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन लगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके साथ 3 और हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स पॉसिबल हैं टर्शरी के केस में। तो जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी रहेगी। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के केस में इस हाइड्रोजन के साथ तो ये डायरेक्ट ओवरलैप में नहीं जा सकता है। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन है जिन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेगी, 3 यहाँ से बनेगी, 3 यहाँ से बनेगी, तो सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। इस केस में ओनली 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे और यहाँ पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी।